बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस पहले इस कहानी की आप 65 किस्तें सुन चुके हैं। अब 66वीं किस्त मुलाहिजा फरमाए। उसके बाद का किस्सा कुछ ज्यादा तवील नहीं है। उसकी धुंधलाई हुई आंखें कुछ और धुंधला गईं। बाबा दिन रात मुझ पर लानत मुलामत भेजता था। गली कोचों में निकलती थी तो लोग उंगलियां उठाते थे। मुझे बड़ा अफसोस होता था कि क्यों वापस आ गई। उससे तो अच्छा था कि मैं इधर उधर धक्के ही खाती रहती। मैं तो बड़े मान से आई थी कि जहां इंसान जन्म ले वो जगह, वो गांव, वो शहर तो माँ की तरह होता है, जरूर अपनी गोद में पनाह देता है। मगर यहाँ तो हर चीज मुझ पर नामेहरबान हो चुकी थी। फिर एक रोज बाबा मर गया और घर में गोया बक बक झक झक खत्म हो गई। जिंदगी के आखिरी दिनों में बाबा मुझे बहुत बुरा लगने लगा था, लेकिन जब वो मर गया तो उसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस होने लगी। बाबा जिनका मुजारा था, मकान भी उन्हीं का था। उन्होंने चहलम के बाद ही मकान ले लिया और दूसरे मुजारे को दे दिया। मैं बिल्कुल जैसे सरेराह खड़ी रह गई। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं और कहाँ से रोटी खाऊं। और कस्बे में शायद किसी को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने ज्यादा बड़े शहर देखे तो नहीं, लेकिन सुना है कि बड़े शहरों की जिंदगी बड़ी मशीनी होती है। बेहिसी का राज होता है। किसी को किसी का पता नहीं होता। पड़ोसी को पड़ोसी के दुख से कोई गर्ज नहीं होती। लेकिन मैं समझती हूँ कि खुदगर्जी, बेहिसी या मशीनी जिंदगी अब सिर्फ बड़े शहरों की खसूसियात नहीं रही। ये तो महज बड़े शहरों पर एक इल्जाम है। बेहिसी, खुदगर्जी और मशीनी तर्ज अमल तो अब छोटी सी छोटी बस्तियों में भी जहर की तरह फैलता जा रहा है। असल में बस्तियां ये शहर तो नहीं बदल रहे, तब्दील तो हम इंसान हो रहे हैं। इल्जाम हम लोग वक्त, जमाने और शहरों को देते रहते हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि उस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी। मेरी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बस में बैठकर किसी और शहर चली जाती। फिर मुझे याद आया कि एक दरवेश किस्म के ज़ईफ आदमी ने यहाँ पर झोपड़ी बनवाई थी। कुछ अरसा वो इसमें रहा था, लेकिन चंद दिन से न जाने कहाँ गया हुआ था। उस पर एक मामूली सा ताला लगा हुआ था। मैंने कमाल ठटाई का मुजाहरा करते हुए ताला तोड़ा और आकर इसमें रहना शुरू कर दिया। मैंने सोच लिया था कि जब फकीर बाबा आएगा तो देखी जाएगी, मैं उससे बात कर लूंगी, शायद वो मुझे अपने साथ ही रख ले। यहाँ थोड़ा सा राशन पानी भी मौजूद था। चंद दिन तो आराम से गुजर ही गए। बाबा लौट कर ही नहीं आया। मैं कोई शरीफ जादी तो वैसे भी नहीं रही थी। मुझ जैसी औरत के लिए अगर सब रास्ते बंद हो जाएं तब भी एक रास्ता बहरहाल खुला रहता है। मैंने वो रास्ता अपना लिया। बहुत गाहक आने लगे और मैं हैरान रह गई कि शहर हो या गांव, हर जगह कितनी भूख है। मगर ये सिलसिला ज्यादा लंबे अरसे नहीं चला। मुझे बड़ी बुरी सी बीमारी लग गई। लोगों ने आना छोड़ दिया। कभी कभार पुराने मेहरबानों में से कोई तरस खाकर थोड़े बहुत पैसे दे जाता था। कभी तकलीफ बढ़ जाती है तो हकीम साहब के पास जाकर चंद दिन की दवा ले आती हूँ। वो भी तरस खाकर मुफ्त दुआ दे देते हैं। चंद दिन आराम से गुजर जाते हैं। बस यूं ही जिंदगी की सांसें पूरी कर रही हूँ। शुरू में तो उन लोगों ने जीना दो बर कर दिया था। मुझे यहाँ से निकाल फेंकने की बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन मैं डटी रही। बड़े मुकालमेबाजी, बहस मुबाहसे और दलील बाजियाँ हुई, लेकिन बुराई के पांव एक मर्तबा जम जाएं तो उसे उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। अपनी बका की खातिर मैं भी एक बुराई बन गई थी। अब तो सब गोया मुझे भूल से गए हैं। किसी रोज यूं ही यहाँ पड़ी मौत की आगोश में जा सोऊंगी। उसने सब कुछ बड़े सरसरी से लहजे में कहा था, लेकिन मेरे दिल को जैसे कुछ होने लगा था। मैंने अपने लहजे को हमवार रखने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, तुम इतनी कसम पुरसी की मौत नहीं मरोगी। मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, बहुत अच्छे डॉक्टरों से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छे घर में रखूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उसने बेअतबारी से मेरी तरफ देखा। तुम क्यों करोगे मेरे साथ ऐसा? इस दुनिया में कोई बगैर गर्ज के किसी के लिए ज्यादा जहमत नहीं उठाता, और मैं अब किसी की भी कोई गर्ज पूरी करने के काबिल नहीं रही। लोग तो मेरे साये से भी भागते हैं। तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाओगे मेरे लिए? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बचपन की यादों का एक हिस्सा हो, और मुझे अपने बचपन की यादें बहुत अजीज हैं, मैंने धीमे लहजे में कहा। मालूम नहीं क्यों ये अल्फाज सुनकर उसकी खंडर आंखों में आंसू की शबनम फैल गई, मगर उसने जल्दी से आंखें पूंछ ली और मासूमाना इश्तियाक के साथ मुस्कुराते हुए बोली, यकीन नहीं आ रहा कि किसी को मुझसे इतनी हमदर्दी हो सकती है। मैं तो बहुत बुरी औरत हूँ, और फिर मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से वो बोली, तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो ना, बहुत दौलत होगी तुम्हारे पास, कुछ ऐसे ज्यादा नहीं, और फिर दौलत ज्यादा होने से आदमी बड़ा तो नहीं बन जाता। मैंने बेपरवाही से कहा, हाँ, लेकिन खुशी तो होती है ना। उसने सर हिलाया। फिर जैसे यकदम उसे याद आ गया कि उसने मुझसे जरूरी बात तो पूछी ही नहीं। कदरे हड़बड़ाने के से अंदाज में बोली, लेकिन इस वक्त तुम किस मुश्किल में गिरफ्तार हो? तुम्हारा हाल इतना खराब क्यों हो रहा है? क्या
मुसीबत आन पड़ी है तुम पर। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, मुसीबत खुद ही दरवाजे पर आन खड़ी हुई। मैं शायद बातों में कुछ ज्यादा ही महव हो गया था, जो मेरी छठी हिस्स भी मुझे खतरे से खबरदार नहीं कर सकी थी। मैंने दरवाजे की जंजीर भी नहीं चढ़ाई थी और खुद को ज्यादा ही महफूज मकाम पर महसूस करना शुरू कर दिया था। दरवाजा इतनी जोरदार आवाज के साथ खुला कि एक सारिये के लिए मुझे अंदेशा महसूस हुआ कि शायद वो जमी बोस हो गया है। दरवाजे पर एक वहशत ज़दा सा दराज कद नौजवान खड़ा था, जिसके बाल झाड़ झंकाड़ की तरह बिखरे हुए थे। घनी दाढ़ी भी मुंतशिर सी थी और उसमें तिनके फंसे हुए थे। उसके हाथ में मशीन पिस्टल था जिसका रुख मेरी तरफ था। ये नौजवान उन्हीं लोगों में से एक था जो मुझे पकड़ने में एक बार कामयाब हो चुके थे, लेकिन मैं उनके जाल से निकल भागा था। आओ आओ, बाहर आ जाओ मेरी जान, वो दांत कदरे भींच कर घुटे घुटे मगर जहरीले लहजे में बोला। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तड़पने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। मैंने मुस्कुरा कर ताजा की तरफ देखा और मजबूरी के इजहार में कंधे उचका दिए। वो बेचारी फटी फटी आंखों से कभी मेरी तरफ और कभी उस नौजवान के हाथों में दबे हुए मशीनी पिस्टल की तरफ देख रही थी। मैं आहिस्तगी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसी रफ्तार से नौजवान ने पीछे खिसकना शुरू कर दिया। वो पलक झपकाए बगैर मेरी तरफ देख रहा था। ताजा की तरफ उसने जरा भी तवज्जो नहीं दी थी। मैं दरवाजे से बाहर आया तो मुझसे 6-7 कदम के फासले पर जा चुका था। बाहर अब भी मुलगजा अंधेरा फैला हुआ था। तहम मुझे इतना अंदाजा हो गया था कि झोपड़ी तक वो अकेला ही पहुंचा था। बाकी लोग शायद इधर उधर मेरी तलाश में बिखरे हुए थे। वो गालबन फैसला नहीं कर पाया था कि तनहा मुझे पिस्टल की जद पर रखे हुए अगला कदम क्या उठाए। वैसे भी उस पर वहशत सी सवार थी। शायद मेरे ताक़ुब में सफर और रात भर की हंगामे आराई ने उसके आसाब चटका दिए थे। न जाने ये उसकी जरूरत थी या हमाकत कि उसने अपने बाकी साथियों को अपनी कामयाबी से मुतल्ला करने के लिए हवाई फायर करने की गर्ज से पिस्टल का रुख जरा सा बदला। मेरे लिए इतनी ही मोहलत काफी थी। ऐन उस वक्त जबकि उसने हवाई फायर किया, मैं उसके दूसरे मुमकिन फायर से बचते हुए बिजली किसी तेजी से उस पर झपट चुका था। मैंने उसकी कलाई पर कराटे का वार किया। मालूम नहीं उसकी कलाई की हड्डी टूटी या नहीं। बहरहाल मशीन पिस्टल उसके हाथ से दूर जा गिरा और उसका बाजू बेजान से अंदाज में इतनी तेजी से घूमा कि उसके साथ ही वो खुद भी थोड़ा सा घूम गया। मैंने उसकी कनपट्टी पर एक भरपूर घोंसदार रसीद किया। वो ऊंधे मुंह दूर जा गिरा और वहीं साख्त हो गया। इस दौरान कहीं करीब ही कोई टामी गन तड़तड़ाने लगी थी। मैं एक बार फिर अंधाधुंध भागा। एक सारिये के लिए मुझे ताजा का भी ख्याल आया, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि उसे कोई गजन नहीं पहुंचेगी। मैं दौड़ता चला गया। फायर अब भी कई सिमतों से हो रहे थे। वो लोग गालिबन सिर्फ मुझे खौफजदा करने के लिए नफसियाती हरपे के तौर पर फायरिंग कर रहे थे। उनका कोई हदफ नहीं था और इस बात का मुझे काफी हद तक यकीन हो चुका था कि मुझे हलाक करना नहीं चाहते थे। मुझे अब समत का अंदाजा नहीं रहा था। बस मैं किसी तरह फायरिंग करने वालों से दूर निकल जाना चाहता था, लेकिन आवाजों से अंदाजा हो रहा था कि उनमें से भी 1-2 आदमी जरूर उस समत में बढ़ रहे थे जिधर मैं जा रहा था। काफी दूर निकल आने के बाद मुझे सामने एक बहुत बड़ी हवेली मकान का हिवला नजर आया। मैं उसके करीब जा पहुंचा कि शायद वहां कोई जाए पनाह मुयस्सर आ सके, लेकिन जब मैं उस हवेली के करीब पहुंचा तो मुलगजे अंधेरे में भी वो मुझे कुछ चानी पहचानी सी नजर आई और दूसरे लम्हे मेरे आसाब को झटका सा लगा। ये तो मलिक असलम जमान की हवेली थी। उस हवेली की उसी बुलंदोबाला दीवार तले खड़े होकर मैंने बरसों पहले अहद किया था कि मैं मलिक असलम जमान से अपने बाप के कत्ल का बदला जरूर दूंगा। उस वक्त मैं एक कमजोर, हकीर और बेहैसियत लड़का था। बेशक मैंने अपना अहद पूरा कर लिया था। मलिक असलम जमान से मैंने इंतकाम ले लिया था, लेकिन इस सूरत हाल को न जाने क्या नाम दिया जा सकता था कि आज मैं उसी असलम मलिक के बेटे कैसर मलिक के आदमियों से बचने के लिए दौड़ता हुआ उसी हवेली के साया दीवार में आन पहुंचा था। वो लोग मुझे काबू में करने के बाद यकीनन यही ला रहे थे, लेकिन मैं कस्बे के करीब पहुंचकर उनके चुंगल से निकल भागा था, मगर किस्मत मुझे खींच कर वहीं ला रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे यह ख्याल भी आया कि इंतकाम कोई ऐसी खासी अच्छी चीज भी नहीं है, शायद सिलसिला दर सिलसिला चलता है। मैंने मलिक असलम जमान को अंजाम को पहुंचाया था। उसका बेटा मुझसे इंतकाम लेने के लिए अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर रहा था। मैं नहीं कह सकता था कि ये सिलसिला अब कहाँ खत्म होगा। मैं हवेली की दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसका एक फायदा तो ये हुआ कि मैं तारीकी का ही एक हिस्सा बनकर रह गया था। खुली जगह में फिर भी मुझ जैसी बसरी सलाहियत रखने वाला कोई इंसान थोड़े बहुत फासले से मेरा हिरला देख सकता था। अब मुझ पर भी थकन गलबा पाने लगी थी। प्यास से मेरा बुरा हाल था। दौड़ भाग से एक बार फिर सर में उस जगह धमक सी होने लगी थी जहां जर्ब लगी थी। फायरिंग अब थम चुकी थी। मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए।
सिर्फ दौड़ते रहना मसले का हल नहीं था। सच्ची बात यह थी कि मेरे हवास में अब वो तेजी तरारी नहीं रही थी जो एक ताज़ा दम इंसान के हवास में हो सकती है। उस आलम में भी गो कि मैं 2-4 आदमियों से तो निपट ही सकता था, लेकिन उस वक्त मेरे ताक़ुब में गौल का गौल था, और वो भी जदीद हथियारों के साथ। मैंने अपनी हालत कुछ दुरुस्त करने के लिए 2-4 गहरी गहरी सांसें ली। दफातन मुझे याद आया कि हवेली के गिर्द मुसल्ला मुहाफिज गश्त किया करते थे। कोई बाइद नहीं था कि उसी लम्हे कोई मुहाफिज हवेली के कोने से नमूदार होता दिखाई दे जाता। मैंने फौरन कोने की तरफ खिसकना शुरू कर दिया, तहम कमर दीवार से ही लगाए रखी। कोने पर पहुंचकर मैंने नहायत मोहतात अंदाज में दूसरी तरफ झांका और उसी लम्हे अपनी सांसें सीने में ही रोक ली। मुहाफिज वाली बात मुझे बरवक्त ही याद आई थी। दूसरी तरफ से वाकई एक मुहाफिज टहलने किसी अंदाज में दीवार के साथ साथ चला रहा था। वो बड़ी बेपरवाही से सिगरेट के कश लेता हुआ आ रहा था और उसकी तवज्जो उस कोने की तरफ नहीं थी जिधर से मैं झांक रहा था। वो ढीली ढाली स्याह और शायद किसी और गहरे रंग की शलवार कमीज में था। उसके कंधे पर कोई गन लटकी हुई थी। मैंने सर पीछे हटा लिया और बेचैनी से उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही वो दीवार की ओर से बरामद हुआ, मैंने पूरी कुव्वत मुजतमा करते हुए उसके नखरे पर चाप रसीद की। वो ऊक की हल्की सी आवाज के साथ उछलकर उल्टा गिरने लगा, मगर आदमी जानदार था, संभल गया। लेकिन उस वक्त तक मैं झपट कर उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में ले चुका था। वो कोई आवाज न निकाल पाया और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन चट से टूट कर रह गई थी। उसकी गन जमीन पर मेरे सामने पड़ी थी। वो बहुत शानदार स्टेन गन मालूम होती थी। मैंने उसके बेजान जिस्म को दीवार की तरफ धकेला और गन उठाने के लिए झुका, मगर मैं शायद इस मुख्तसर कार्रवाई में उलझ कर गर्दोपेश की खबर नहीं रख सका था। हवास में वो मखसूस मुस्तैदी नहीं रही थी, इसलिए बर वक्त खबरदार नहीं हो सका था, या फिर शायद कोई हथियार हासिल करना आज मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा गया था। स्टेन गन की तरफ झुकते ही मुझ पर गोया आसमान टूट पड़ा। इस बार किसी चीज से वार नहीं किया गया था, बल्कि 3-4 या शायद उससे भी ज्यादा आदमी मुझ पर पल पड़े थे। एक ने यकदम एक मोटे और खुरदरे कपड़े का थैला या शायद बोरी मेरे चेहरे पर डाल दी, जो मेरे कंधों से भी कुछ नीचे तक चली गई थी। बाकियों ने नकाबले यकीन फुर्ती से मुझे रस्सियों में जकड़ दिया था। एक लम्हे के अंदर अंदर मैं अंधेरे और बेबसी की दुनिया में मुंतकिल हो गया था। मेरे बाजू मेरे पहलू से चिपक कर रह गए थे। टांगे एक दूसरे से जुड़ गई थी। कंधों से लेकर टखनों तक उन्होंने उस फुर्ती से रस्सी लपेटी थी जैसे किसी मशीन ने मुझ पर रस्सा लपेट दिया हो। वो लोग बिलाशुबा अपने कामों में माहिर थे। मुझ जैसे वहशी को काबू में करना आम से लोगों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने बेजान शहतीर की तरह मुझे उठा लिया था और न जाने किस तरफ ले चले थे। बहरहाल सफर ज्यादा तवील साबित नहीं हुआ। कुछ दूर चलते और कई बार इधर उधर मुड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। मुझे वहां कई आदमियों की मौजूदगी का एहसास हुआ। बड़बड़ाहट के से अंदाज में कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। जो ही मेरे पांव जमीन पर टिके, एक बुलंद अहंग कहका भी सुनाई दिया। मैं एक तवील सांस लेकर रह गया था। यह कहका बिलाशुबा कैसर मलिक ने लगाया था। इसका मतलब था कि मुझे उसकी हवेली में पहुंचाया गया था। भाई वाह, मैंने कैसर मलिक की आवाज सुनी। लगता था कि वो इस सूरत हाल से बहुत ही महफूज हो रहा था। नहायत ही मसरूर लहजे में वो न जाने किस से मुखातिब हुआ। तुम लोगों की कारकर्दगी का वाकई जवाब नहीं। वो नारा तो तुम्हारा होना चाहिए था। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। जिन लोगों के पास ना कोई कमाल है ना कोई सर्विस, उन्होंने इस किस्म के स्लोगन अपनाए हुए हैं। उसके जवाब में एक खुरदरी और सफाकाना सी आवाज सुनाई दी। भाई साहब, हम जिस माल का वादा करता है उसकी डिलीवरी जरूर देता है। बेहतरीन दाम, बेहतरीन काम। इसका दीदार तो करवाओ। मैं इस हालत में इसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। कैसर मलिक की आवाज सुनाई दी। किसी ने मेरे मुंह पर चढ़े हुए थैले से जोर आजमाई शुरू कर दी, मगर उसका कुछ हिस्सा रस्सियों में ही लिपट गया था, इसलिए वो उतर ना सका। इसे खोल दो, ये हमारे ठिकाने पर आ गया है, अब कहीं नहीं जा सकता। बस इसके पांव बंधे रहने देना। दुलतियां मारने वाले गधों की टांगे बांध कर ही रखी जाती हैं। कैसर मलिक सूरत हाल से ज्यादा महफूज होने और तंज के ज्यादा से ज्यादा तीर बरसाने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है उस वक्त वो उस पोजीशन में था, कौन उसकी जुबान रोक सकता था। मेरे जिस्म से सारी रस्सियां खोल दी गईं, तब मेरा दौरान खून बहाल हुआ, वरना यही महसूस हो रहा था जैसे मुझे शिकंजे में जकड़ दिया गया है। हाथ आजाद हो जाने के बाद भी मैं साख्त खड़ा रहा। मैंने अपने चेहरे पर चढ़ा हुआ वो गंदा सा थैला उतारने की कोशिश नहीं की थी। मेरे टखनों पर रस्सी का हल्का रहने दिया गया था और वहां मजबूत गिरहें लगा दी गई थी। बाकी रस्सी भी पास ही लच्छे की शक्ल में पड़ी थी। फिर यकदम किसी ने वो बोरी नुमा थैला मेरे चेहरे से हटा लिया। कैसर मलिक मुझसे काफी फासले पर लेकिन ऐन मेरी सीध में बैठा था। तारीख के बहुत पुराने अदवार के बारे में हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि फला जमाने के बादशाहों के तौर तरीके क्या थे
और उनके उठने बैठने का अंदाज क्या था। फिल्मों के हदायतकार भी चश्मे तसव्वुर ही की मदद से या कभी कभार मुहक्किकीन के ताउन से फिल्मों में पुराने जमाने के बादशाहों की नशिस्त तो बर्खास्त दिखाते हैं। मेरी चश्मे तसव्वुर भी मुझे बता रही थी कि सिकंदर आजम शायद इसी अंदाज में अपने तख्त पर विराजमान होता होगा जिस तरह उस वक्त कैसर मलिक मेरे सामने बैठा था। वो उस वक्त एक ऊंची और खासी बड़ी मखमली कुर्सी पर विराजमान था जिसके पाए मोटे मोटे और रंगीन थे। कैसर उस पर कुछ ज्यादा ही फैल कर बैठा हुआ था। जिस्म जितना फैला हुआ था, आंखें उतनी ही सुकड़ी हुई थी। होंठों पर बड़ी तंजिया मुस्कुराहट थी। मैंने कोशिश की कि मेरे चेहरे से किसी भी तासर का इजहार न होने पाए। बेपरवाही के इजहार के लिए मैं अपने कपड़े झाड़ने लगा। हालांकि अब वो झाड़ने के नहीं बल्कि फाड़ने के काबिल रह गए थे। ज्यादा तवज्जो से इधर उधर देखे बगैर भी मैं इर्द गिर्द का जायजा ले चुका था। मैं एक तवील और अरीज बरामदे में खड़ा था। ये गालबन मलक की पुरानी तर्ज की हवेली का ही अकबी हिस्सा था। सामने लान का कुछ हिस्सा नजर आ रहा था, उससे आगे रोशनी नहीं जा रही थी, लेकिन उधर गालबन अकबी दीवार थी। आसपास बहुत से आदमी मौजूद थे और तकरीबन सभी मुसल्ला थे। उनमें से 10-12 तो वही मुख्तलिफ हुलियों के लोग थे जिन्हें मैं अपनी फरार की जद्दोजहद के दौरान देख चुका था। ये लोग हवेली के माहौल से मुतल्लिक नहीं लगते थे, कहीं और ही की मखलूक लगते थे। उनके हुलिये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी उनमें कोई नादीदा सी कदरे मुश्तरक थी जो जाहिर करती थी कि वो एक दूसरे के साथी हैं। वो तमाम असला उनके पास अब भी मौजूद था जिसकी झलक मैं पहले भी उस वीराने में देख चुका था जहां उन्होंने मुझे जाल के जरिए काबू में कर लिया था। वो अब भी उसी अंदाज में अपनी अपनी गन्ने वगैरह संभाले खड़े थे जैसे एक फर्द का नहीं, एक शहर का मुहासरा किए खड़े हों। उन सब के चेहरे अब भी हर तासर तैयारी थे, लेकिन तकरीबन पूरी रात के भाग दौड़ के बायस थकन और दरमानगी उनके चेहरों से जरूर आया थी। हालांकि हालात यही बतलाते थे कि उनकी रातें उसी अंदाज में गुजरती होंगी। उन्हें तो इसका आदी होना चाहिए था। चमड़े की जैकेट और शिकारियों वाले खाकी पैंट में मलबूस वो दराज कद नौजवान जो भानमती के उस कुंबे का सरबराह मालूम होता था, एक तरफ खड़ा पहले ही की तरह फिल्मी अंदाज में अपने मशीन पिस्टल को उंगलियों में घुमा रहा था। ओहो, कपड़े झाड़े जा रहे हैं। कैसर मलिक तंजिया लहजे में बोला, गोया ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें इस सूरत हाल की कोई परवाह नहीं। खैर, ये बेनियाजी तो अभी धरी रह जाएगी। जरा नजर तो उठाओ, ये शर्मीली नाजनीनों महजबीनों की तरह आंखें क्यों झुकाई हुई हैं? इधर हमारी तरफ तो देखो, हम अब ऐसे भी गए गुजरे नहीं। मैंने गहरी सांस लेकर सर उठाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम्हें अगर कोई गया गुजरा कहे तो मैं उससे लड़ पड़ूंगा। लाखों में नहीं तो कम अज कम हजारों में एक तो तुम जरूर हो। ये बताओ कि अब तुम्हारी फरमाइश क्या है? तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने आप को खौफजदा जाहिर करूं? अच्छा ये लो, खौफजदा हो जाता हूं। मैंने घुटनों को जरा सा खम देकर टांगे यूं हिलाई जैसे मैं थर थर कांप रहा हूं। बस अब तो खुश हो ना? थर थर कांप लिया मैंने मासूमियत से पूछा। कैसर मलिक के चेहरे से तंजिया मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई थी और होंठ सफाकाना अंदाज में खींच कर रह गए थे। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मशीन पिस्टल वाला नौजवान उससे मुखातिब हुआ। मलिक साहब, वैसे ये बंदा है जीतार, जुबान भी खूब चलती है और हाथ पांव भी। हमने आज तक 85 मुश्किल काम किए हैं, लेकिन इस अकेले बदबख्त को काबू में करते हुए हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, 2 आदमी भी काम आ गए। इससे तो अच्छा था कि आप हमसे कोई आदम खोर शेर पकड़ लाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते। अच्छा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, मुल्क काफी तरक्की करता जा रहा था। अब कत्ल, अगवा वगैरह जैसे मामलात के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की बाकायदा मजबूत तंजीमें बनने लगी थी। बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना तुम लोगों की आदत होती है ताकि मुआवजे में ज्यादा से ज्यादा इजाफा कराया जा सके। कैसर मलिक कदरे बदमजगी से बोला, बाज मसलहतों की वजह से मैं ये काम अपने आदमियों से कराना नहीं चाहता था, वरना ये इनके लिए कोई ऐसा मसला नहीं था। मशीन पिस्टल वाला नौजवान तंजिया से अंदाज में मुस्कुरा दिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। अलबत्ता उसके पास खड़ा हुआ एक अधेड़ उम्र शख्स जो हुलिये से फिल्मी किस्म का डाकू मालूम होता था, अपनी झाड़ झनकार दाढ़ी में उंगलियां फेरते हुए मुस्तरिब लहजे में नौजवान से मुखातिब हुआ, बस रकम वसूल करो और बोरिया बिस्तर गोल करो। काम खत्म होने के बाद ज्यादा देर रुकना अपने असूल के खिलाफ है। मशीन पिस्टल वाला नौजवान गोया अपने साथी की तायीद करते हुए कैसर मलिक से मुखातिब हुआ, सुना तुमने कोडल बादशाह क्या कह रहा है? बाकी रकम हमारे हवाले कर दो, हम जाएं। अब तुम जानो और तुम्हारा काम, रकम तैयार है। कैसर मलिक ने कदरे नागवारी से ही जवाब दिया। उसने उन लोगों से काम जरूर लिया था, लेकिन शायद किसी नामालूम वजह की बिना पर वो उनसे ज्यादा खुश नहीं था, या शायद उसे अब मुआवजे की बाकी रकम देना नागवार गुजर रहा था। वहां मौजूद आदमियों में से चंद आदमी कैसर मलिक के मालूम होते थे। कैसर मलिक ने उनमें से एक को इशारा किया, खमीस खान को रकम ला दो। जिस शख्स को यह हुक्म दिया गया था वो वहां मौजूद लोगों में से सबसे बड़ी उम्र का था। उसकी मोटी मोटी और ऊपर को उठी हुई बारो मूछों में बहुत कम बाल से आते, नाक पर मोटे फ्रेम की ऐनक टिकी हुई थी, सर पर कल्फ लगी हुई ऊंचे तुर्रे वाली पगड़ी थी। वो उश्कन और शलवार में था।
वो बजाय खुद कोई छोटा मोटा जिम्मेदार नजर आता था, गालबन वो कोई मैनेजर टाइप चीज था। उसके माथे पर मोटी मोटी चिकने थी। उसकी शक्ल देखकर यह अंदाजा लगाना जरा भी मुश्किल नहीं था कि वो इस सारी सूरत हाल से जरा भी खुश नहीं था। तहम कैसर मलिक का हुक्म पाकर उसने मुअद्दबाना अंदाज में सर हिलाया और उस पुरहजूम सी जगह में लोगों से बचता हुआ दीवार के साथ साथ चलता काफी पीछे चला गया, जहां दीवार में एक भारी भरकम ऊंचा सा दरवाजा नजर आ रहा था। नाव घुमाकर उसने दरवाजा खोला और उसके अक्ब में गायब हो गया। चंद लम्हों के लिए माहौल पर गहरा सकूत तारी हो गया, जैसे कोई फिल्म चलते चलते रुक गई हो और पर्दे पर एक ही मंजर साख्त हो गया हो। कैसर मलिक पलक झपकाए बगैर मेरी तरफ देखे जा रहा था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे तैर रहे थे। मालूम नहीं ये खुमार के डोरे थे या बेख्वाबी के। उसके होंठों पर नहायत खफीफ लेकिन फातिहाना मुस्कुराहट थी। वो देख मेरी तरफ रहा था, लेकिन उसका जहन शायद कहीं और या दूर पहुंचा हुआ था। आखिरकार मैंने ही सकूत तोड़ा, क्योंकि मुझे ये सकूत बहुत ही गिरा गुजरने लगा था। तुमने इतना ज्यादा तरद्दुद किस लिए किया ब्रादर अजीज? मैंने नहायत मीठे लहजे में पूछा। हमने सोचा तुम्हारे एजाज में कोई तकरीब होनी चाहिए। इतने बड़े आदमी हो तुम, शहर में इतने चर्चे हैं तुम्हारे, तुम जिस महकमे में फोन करो वहां हलचल मच जाती है। हम समझते थे कि हम जैसे बड़े जमींदार ही मुल्क के ताकतवर और बासिर तरीन लोग हैं, लेकिन अब जरूरत महसूस हुई है कि हम तुम जैसे पहुंचे वो बुजुर्गों के आशीर्वाद भी हासिल करते रहना चाहिए। बस सिर्फ इसीलिए ज़हमत दी है हजूर को। कमबख्त का लहजा हद से ज्यादा जहरीला था। एक लम्हे के लिए तो मुझे अपनी कनपट्टियों में सरसराहट सी महसूस हुई, लेकिन फौरन ही मैंने अपने आप पर काबू पा लिया। इन हालात में एक तो वैसे ही खोपड़ी को ठंडा रखना जरूरी था। हर जंग सिर्फ असले और नफरी की जंग नहीं, आसाब की जंग भी होती है, और बाज़ औक़ात वो लोग कमजोर पोजीशन में होने के बावजूद फायदा उठा जाते हैं जो हैजान खेजी और इज़्तिराब का शिकार नहीं होते। इसके अलावा मैंने ये सोचकर भी अपने आप को तसल्ली दे ली थी कि वो दरअसल इसीलिए इतना फुनकार रहा था कि उसकी दुम पर मेरा पांव था। जिंदगी तो जब तक खुदा ने लिख दी थी उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन सरदस्त मुझे उस बात से महफूज होने की कोशिश करनी चाहिए थी। इस दौरान पगड़ी वाला मुअम्बर शख्स से खासा मोटा सा ब्रीफ केस उठा कर लौट आया। ब्रीफ केस में यकीनन कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। उसने ब्रीफ केस मशीन पिस्टल वाले नौजवान को थमा दिया। नौजवान ने एक हाथ से ब्रीफ केस थामते हुए सिर्फ एक नजर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही मखसूस चमक आ गई जो दौलत से प्यार करने वालों की आंखों में दौलत देख कर आती है। तहम वो था सही पेशावर। उसकी नजर मुझ पर से नहीं हटी और मशीन पिस्टल भिगो के बार बार उसकी उंगली पर घूमता रहा था, लेकिन अंदाज ऐसा ही था कि किसी बिल में वो उसकी गर्दिश रोक कर मुझ पर फायर कर सकता था। उसका अंदाज कदर फिल्मी सही और वो कुछ शेखी खोरा भी नजर आता था, लेकिन गन के इस्तेमाल में वो बिलाशुबा माहिर नजर आता था। इस मामले में मैं उसकी तरफ से किसी खुशफहमी का शिकार नहीं था। रकम गिनना चाहो तो इधर आराम से बैठकर गिन लो। कैसर मलिक ने एक गोशी की तरफ इशारा किया। कोई इंतहाई अहमक इंसान ही हमें वादे से कम रकम देने की हमाकत कर सकता है, और तुम्हें हम अहमक इंसानों में हरगिज शुमार नहीं करते। खमीज खान मुस्कुराया, फिर उसने तनकीदी सी नजर से गर्दोपेश का जायजा लिया और संजीदगी से बोला, अब हम जाएंगे। हमारी जरूरत तो नहीं, तुम अब जा सकते हो। मैंने कहा ना, जरूरत तो तुम्हारी पहले भी इतनी शदीद नहीं थी, लेकिन कुछ मसलहतें थी। कैसर मलिक ने एक बार फिर जताया वो यकीनन बड़ी शिद्दत से चाहता था कि ऐसे मामलात में उसे जरूरतमंद नहीं बल्कि खुद कफील समझा जाए।